नमस्ते सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम बताइए। नमस्ते सर, आप भी। नमस्ते सर। सर मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ और पूरा नेशनल लेवल पे मैं अपना काम करता हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है फाइनेंस में मेरा। मेरे पास सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब एक एक्सपीरियंस है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लें, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, मतलब लोगों का ग्रो कैसे करें, अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, वही मेरा काम होता है लोगों को समझाना। बिल्कुल बट मैंने इतना काम जो किया है फील्ड में, मैं ये चीज़ समझ पाया हूँ कि लोगों को एक सही अवेयरनेस हर चीज़ की चाहिए होती है। मतलब कई बार जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है फील्ड में, जैसे क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो डेप में फंस जाते हैं। 99% लोगों को मैंने ऐसा देखा है। अगर वो लोन लिया है, आई एम राइट। अगर किसी ने लोन लिया है तो वो लोन में भी डेप में फंसता है। बट मेरा ये जो मैं एक अवेयरनेस सीरीज चला रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अपने चैनल के थ्रू से माध्यम से एक अवेयरनेस सीरीज पूरे नेशनल लेवल पे मैं चला रहा हूँ, पूरे इंडिया में। ताकि मैं इसलिए ये चला रहा हूँ कि जो लोग हैं, देखने वाली जो ऑडियंस है, ये जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर जो देख रहे हैं, वो लोग को कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें तो एक उनके माइंड में एक एड के थ्रू ना जाकर एक रियल आम जो लोग होते हैं, जैसे आम 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 एक खास है, उन लोगों के एक्सपीरियंस से वो कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें। इसमें क्या होता है, आप लोगों का छोटा सा ओपिनियन काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप दोनों हैं। आपका सर, आपका भी नाम बता दीजिए, शुभ नाम। मेरा नाम शिव प्रकाश है। शिव प्रकाश जी। शिव प्रकाश जी है ना। शिव प्रकाश जी, आप यहाँ पर ऐसे क्या हैं? मैं वोल्टास कंपनी से एज ए वीजा हूँ। क्या वीजे? वीजा वीजा क्या होता है ये? एग्जीक्यूटिव। अच्छा, आप वोल्टास का ये सेल्स करते हैं, सेल करते जी हैं। जी। सर आप मैं यहाँ एचडीबी से फाइनेंस डिपार्टमेंट। थोड़ा उधर देख के बोल लीजिए। सर मैं एचडीबी फाइनेंस से हूँ यहाँ पे, और जो कस्टमर के फाइनेंस की सुविधा देता हूँ, जिस कस्टमर के पास पैसे की कमी हो कि भाई मैं नहीं परचेज करता हूँ, उन लोगों की सुविधा के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। कुल मिला के आप ईएमआई पे चीजें देते हैं। कोई लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनके पास इतना, उनका सिविल अच्छा होता है, प्लस सिविल अच्छा होता है। मोस्टली चीज सारी कहानी आती है। कभी भी आप किसी फील्ड में जाएंगे, क्रेडिट कार्ड या लोन में, तो आपका सिविल मैंडेटरी होगा। तो अगर आपका सिविल अच्छा है तो ये ईएमआई करते हैं। किस बैंक से हैं? एचडीबी फाइनेंस सर्विस से। ठीक है, अच्छा, ये रहा आपका एक्सपीरियंस। चलो ठीक है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड है या लोन है या इंश्योरेंस है, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? कभी आपने कुछ यूज़ किया है ऐसा कुछ? सब यूज करते हैं हम तो। अच्छा, करते हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं अभी आप? मैं तो फाइनेंस में सभी यूज करता हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, फाइनेंस भी करा रखा है मैंने, और लोगों फाइनेंस से क्या फाइनेंस करा रखा, मतलब? प्रोडक्ट। अच्छा, ईएमआई पे ले रखे हैं आपने लोन, मतलब ईएमआई जिसे बोलते हैं ना। ठीक है, ठीक। क्रेडिट कार्ड कौन कौन से आपके पास? मेरे पास तो आईडीएफसी का है, और एचडीएफसी का भी है, और एसबीआई बैंक का है। 3 बैंक है, आईडीएफसी, एचडीएफसी, एसबीआई। इन तीनों में कुछ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्लियरली, क्रेडिट कार्ड अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, ये बताइए आप। देखो, यूज के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। अगर आप उसको गलत यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, और सही ढंग से यूज करोगे तो सही रहेगा वो। अभी आपने परेशानी पाई है क्रेडिट कार्डों की वजह से? पाइए। पाइए ना? कैसे परेशानी क्रिएट हुई है, ये बताइए, ताकि ये लोग जो देख रहे हैं ये समझ पाए कि भाई कैसे परेशानी क्रिएट होती। देखो, परेशानी जैसे कि मैंने उसको ज़्यादा यूज कर लिया, मेरी लिमिट से बाहर, तो 1 महीने में उसका वो बिल आ जाता है। अब एक महीने या 50 या 45 दिन? 45 दिन में। तो 45 दिन में उनका बिल आ जाता है, तो मैं इतना कहाँ से लूँगा फिर? अगर मैं मिस यूज ही मतलब ज़्यादा यूज कर लूँगा तो उसको लिमिट से, जिसको बोलते हैं ना वो लिमिट, वो उस वजह से परेशानी हो जाती है कभी कभी। वैसे तरीके से यूज करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा इनका मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है कि आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये और आपको ज़रूरत भी, आवश्यकता भी 20,000 खर्च करने की है, बट आपने क्रेडिट कार्ड देखा। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक बैंक का आपको दिए एक अमानत है, आप ये मत सोचिए कि बस हमारे फादर ने दिया जो पैसा है, वो एक बैंक का दिया हुआ एक अमानत है, जिसको आपको यूज़ करना है बेनिफिट के टाइम पर, फिर बैंक को लौटाना है। तो आपके अगर नीड 20,000 रुपये खर्च करने की है तो आप 20,000 रुपये ही खर्च करें। इन्होंने क्या करा, 20,000 अगर ये कमाते हैं तो इन्होंने 50,000 खर्च करे। मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग तो होना चाहिए ना आपका, कि आप जो कमा रहे हैं वो दे भी पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। आई एम राइट? बिल्कुल सही। तो इन्होंने अपने उससे ज़्यादा इन्होंने पैसा खर्च करा और फिर जाके डेप में फंस गए। ठीक है ना, परेशानी फंस गए। वैसे क्या लगता है आपको, क्या यूज़ क्या होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का? अच्छा यूज़ क्या होता है? अच्छा यूज तो उसको तरीके से यूज करो, जितनी अपनी आई है, पैसा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा ही यूज करो, जो अच्छे से ढंग से पे कर सको,
और आधे को बिल्कुल तरीके से हो जाता है वो काम। बट मैं ये कहता हूँ कि यूज ही क्यों करो, है ना। एक चीज ये भी तो यूज अननेसेसरी क्यों यूज करो, क्योंकि अपने बैंक में पैसा होगा वो यूज करो। क्रेडिट कार्ड का एक ऐसा मेजर बेनिफिट बताइए जो एक अल्टीमेट है कि हाँ ये क्रेडिट कार्ड इसीलिए बना है। अचानक से कोई विपदा आ जाए और पैसा कहीं से नहीं मिल रहा हो, उस समय यूज करो, नहीं तो अन्यथा यूज ही मत करो। ये सेकंड ऑप्शन है। मेरे दो कैटेगरी में सेकंड है ये। फर्स्ट जो होता है ना वो मैं बताता हूँ क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल सीजन होता है, हमारे यहाँ दीपावली सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान का त्योहार है, और हम फेस्टिवल सीजन में जैसे ये वोल्टास में है सर, है ना, तो क्रेडिट कार्ड हर तरह इनको कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद, है ना, ठीक है। जैसे ये वोल्टास में सर, तो वोल्टास में क्या होगा, अगर इनका फेस्टिवल सीजन आएगा दीपावली पे तो हम लोग डिस्काउंट देंगे। आई एम राइट, डिस्काउंट देंगे ना। डिस्काउंट जब देते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चलते हैं, सही बोल रहा हूँ ना मैं। जिस समय आपको किसी चीज की नीड हो, बेसिक नीड हो, जैसे आपको एसी लेनी है, यहाँ पर एसी लग रही है, ठीक है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी आपके घर में नीड है, किसी भी प्रोडक्ट खरीदने की आपकी नीड है, बट आप काफी टाइम से सोच रहे हैं यार मुझको ये प्रोडक्ट खरीदना है, और आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये लगा कि यार मुझे एसी खरीदनी है, अभी गर्मी चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, और तो मेरे को एसी खरीदनी है इस समय, तो वो आप वो काफी टाइम से सोच रहे थे, बट फेस्टिवल सीजन में उस एसी में कुछ अमाउंट तो इससे कम हो गया, और दूसरा आपको क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा है कुछ हजार का, 2-4-5 हजार का, तो क्रेडिट कार्ड यूज करने में स्मार्ट है। हर चीज के दो ऑप्शन होते हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स। एसेट्स जो आपकी जेब में पैसा डाले, लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकाले। जब आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करते हैं तो वो एसेट्स बनता है, और अगर आप अनस्मार्टली यूज करते हैं तो वो लाइबिलिटीज बनता है। बट बहुत से हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो लाइबिलिटी ही परचेज करते हैं। जो लोग क्रेडिट कार्डों को, जैसे उनकी सैलरी 20-20 हजार रुपए और वो आईफोन खरीदते हैं, या सपोज कर लो, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का, और कुछ दिन में उनके जो एक अंदर बैठा था वो झड़ जाता है, और फिर वो कहते हैं यार मैं बहुत बुरे डेप में फंस गया, तो ये मेरे किसी दोस्त को चिपका के मैं निकल लूँ, मतलब निकल लूँ क्या मतलब मेरी परेशानी सोल्व हो जाए। तो ये ऐसा होता है, तो ऐसे स्मार्टली यूज करते हैं। मैंने सही कहा ये बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो आपके पास कौन कौन से कार्ड है? आपने एक SBI, HDFC, IDFC, फर्स्ट बैंक का, तो इनमें जानते कौन, मतलब ये कार्ड कौन कौन से, जैसे SBI का स्पेसिफिक कौन सा कार्ड है? कौन सा? मतलब SBI में तो अलग अलग कार्ड होते हैं, वो कार्ड कौन सा है SBI का? SBI पे मेरे पेटीएम के थ्रू बना हुआ है। अच्छा, SBI पेटीएम कार्ड है आपका, तो पेटीएम पे ट्रांजेक्शन पे आपको बेनिफिट देता हाँ, है ना। और दूसरा HDFC बताया, HDFC कौन सा कार्ड है? मैं डायरेक्ट बैंक से हूँ। डायरेक्ट बैंक से मगर है होगा, मनी बैग, मनी बैग बिजनेस, मनी बैग, श्योर, मनी बैग क्रेडिट कार्ड है। और IDFC फर्स्ट बैंक का? IDFC फर्स्ट बैंक का भी माइलेज ऐसे है कुछ कार्ड हो। मिलेनिया होगा, मिलेनिया कुछ ऐसे, श्योर है ना, मिलेनिया ही ना। ये जितने भी इनके पास जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड है। और जैसे मैं बता दूं, SBI और HDFC तो फेस्टिवल सीजन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया का एकमात्र ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट रहता है। तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आपको इंटरेस्ट रेट कम चाहिए और अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए, IDFC फर्स्ट बैंक। आपको ये बात पता है कि इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनमें सबसे कम IDFC फर्स्ट बैंक इंटरेस्ट रेट लेता है? ये ध्यान रख लें आप साल का, बाकी सारे अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक को छोड़ के। मोस्टली लाइफ टाइम फ्री IDFC फर्स्ट बैंक ही देगा आपको। HDFC को कभी कभी दे देगा। HDFC में क्या है, ज़्यादा रॉयल लाइफ को वगैरह ट्रेवल वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो HDFC बहुत अच्छा है, और बेनिफिट वगैरह के हिसाब से। तो ये 3 क्रेडिट कार्ड है आपके पास। इसके अलावा और आपका लोन में कोई एक्सपीरियंस है? लोन कराया आपने कभी? लोन तो मैंने बहुत करता ही हूँ ना, लोन में खुद तो फाइनेंस करते हैं आप? फाइनेंस, हाँ, लोन, पर्सनल लोन वगैरह जैसा कुछ करा? पर्सनल लोन भी करता हूँ मैं, सभी करता हूँ। पर्सनल लोन आपकी बैंक के थ्रू करते हैं? करते हैं। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सर वो जैसे उसकी ईयरली, तो वैसे ज़्यादा नहीं, 2 रुपये के आसपास पड़ता है वो भी। आप ईयरली बताइए इसको, ये इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 30%। 30%? अच्छा, 24 यानी कि 2.5%। 2.5%, मतलब 30% का आप लेते हैं। किस चीज़ पे करते हैं लोन, मतलब पर्सनल लोन क्या है या बिजनेस लोन क्या है? नहीं, पर्सनल लोन तो सभी बैंकों का, कोई से भी बैंक का हो, उसमें ज़्यादा ही लगता है पर्सनल लोन। 22%, किसी में 28%। पर्सनली लोन बैंक में सभी में एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, मैं किसी भी बैंक को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, और किसी बैंक को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जितना देखा इंडसइंड बैंक के बारे में, इंडसइंड बैंक की बात करूँगा, वो बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है, मैंने जितना कस्टमरों के साथ देखा है, फील किया है, वो अपना स्टार्टिंग कर देता है 15% से। जैसे हाँ 15%, 16.5%। अभी एक हफ्ते पहले एक बंदे का था, उन्होंने मैंने बोला था कि मेरी वेबसाइट पे जाके, जैसे आप चल जाना वेबसाइट पे आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे,
तो आप जाके जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर। तो उन्होंने इंडसइंड बैंक का अप्लाई किया था, 5 लाख का पर्सनल लोन था, उसमें उनको 4,37,500 मिले थे और 16.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कोई ना, मैं बता दूं, अगर मैं जो भी बैंक से आइडिया, ये जो भी बैंक होते हैं, ये सारे बैंक कस्टमर की प्रोफाइल, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। कभी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है ना, वो आपकी प्रोफाइल और आपके सिविल पे लिया जाता है। तो जितनी अच्छा सिविल होगा, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 30% लिया जाए। तो आप ये ना समझें कि 30% ही लिया जाएगा। आप मूव करें, आप ये देखिए आपको कौन सा दे रहा है, आपके लिए कौन सा सुटेबल बैंक है ना, तो आपको कौन सा दे रहा है। तो ये अलग अलग होता है। तो सब बैंक का जो बैंक है वो स्टार्टिंग करते हैं 11% से और 24% तक, या जैसा भी है 30% तक हो जाता है। तो इंश्योरेंस आपने कुछ लिया है कभी? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इनमें कुछ एक्सपीरियंस है आपका? नहीं। ये नहीं। तो यही आपके 2 एक्सपीरियंस थे। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा अपनी कहानी कहो, आप क्या करते हैं। वो मैंने तो जो मेरे को बताना था उनको बता दिया। अब आप अपनी बताओ, आप क्या क्या अभी यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये कहाँ लोकेशन है, कैसे क्या करते हो, पूरा डिटेल में बताओ, ताकि जो लोग देख रहे हैं इस एरिया के आसपास के, वो लोग भी समझ पाएं और कुछ लेना है तो वो यहाँ विजिट करें। ठीक है, आ सकते हैं ना भाई? बिल्कुल आ सकते हैं ना? आ सकते हैं। वहाँ देख के बोल दो आप। मैं यहाँ पे पकड़ लो एचडीबी इसको। हम चुप मैं silent यहाँ एचडीबी से फाइनेंस करता हूँ। जो कस्टमर आते हैं उनको मतलब सुविधा प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे किसी कस्टमर के पास पैसा कम है और फाइनेंस भी करता हूँ, तो उसमें मेरे पास ही पॉलिसी भी है बैंक के थ्रू, जिसमें अच्छा खासा बेनिफिट है। पॉलिसी के अंदर फाइनेंस भी कराएगा, पॉलिसी भी पाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके मैं पूछूंगा आपसे। कोई बंदा आएगा, आपका कहने का मतलब है उसके पास पैसा नहीं है एक साथ देने के लिए, हाँ। तो आप उसको फाइनेंस कर दोगे, ईएमआई पे वो चीज दे दोगे, कुछ डाउन पेमेंट लोगे आप उससे? वो कस्टमर के सिविल के अकॉर्डिंग चलता है। सिबिल के अकॉर्डिंग। फिर फाइल चार्ज वगैरह लगता है कुछ? फाइल चार्ज नहीं के बराबर ही लगता है। जो कितना लगता है? 1500 रुपये के आसपास। 1500 रुपये के 1500 आसपास में फाइल चार्ज लगता है। तो इसमें 8 ईएमआई हो जाती है और 1500 रुपये चार्ज लगेगा, जिसमें भी उसे 1500 रुपये में बहुत सारे बेनिफिट दे देता हूँ कस्टमर को। 1 साल का, साल भर के लिए इंश्योरेंस देता था 5 लाख का। इंश्योरेंस किस चीज का देते हैं? लाइफ इंश्योरेंस भी देता लाइफ इंश्योरेंस 5 साल का, कुछ भी हो जाए वगैरह। हूँ। साल भर में अगर कस्टमर को मलेरिया, डेंगू कुछ भी हो जाए तो उसमें 20,000 रुपये, वो हेल्थ इंश्योरेंस मांगे शायद। हाँ, वो पॉलिसी हो जाती है। मतलब उस 1500 रुपये में बता रहा हूँ, कस्टमर को कुछ ज़्यादा पे नहीं होता। बस कस्टमर उसको तरीके से नहीं पे कर पाता है तो उसकी बाउंसिंग चार्ज वगैरह लगता है। बाउंसिंग चार्ज, और बहुत गंदी चीज है बाउंसिंग चार्ज। हाँ। प्लीज जो लोग देखें, मेरा तो काम है अवेयरनेस फैलाना। आप अगर कुछ चीज लेना दोस्त, तो प्लीज टाइम पर किस्तें पे करें यार। किस्तें पे नहीं करोगे, बहुत बड़ी झंझट में फंसोगे, बहुत डिप्रेशन में जाओगे, बहुत परेशानी में जाओगे। वो है। तो जब लेना है तो पूरे तरीके से लेना है और पूरी ईएमआई देनी है। क्योंकि आप क्या सोचते हैं यार, आप क्या सोचते हैं कि यार क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सिबिल खराब होगा, बैंक हमारा क्या कर। ओवरऑल भाई डिसीजन ये आएगा आपको एक दिन, या तो आपको विथ इंटरेस्ट के साथ, विथ चार्जेस के साथ, और जो भी हिडन चार्जेस होंगे उसके साथ, और या फिर आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। बट इस तरफ मूव करते हो सेटलमेंट की तरफ, तो लाइफ में कभी फिर दोबारा बैंक आपको कुछ देगा नहीं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप हिडन चार्जेस की तरफ जाइएगा। बट यही है कि कभी भी आप ईएमआई कराएं, कुछ भी चीज़ ईएमआई पर लें या लोन भी लें, किसी भी तरीके लें, तो उसको टाइम टू टाइम पे करते रहें। ये एक चीज़ होती है, तो ये आप करते हैं। हाँ। ठीक है, आप उसमें फैसिलिटी भी दे रहे हैं थोड़ा, ये गिरा ना। कस्टमर को पूरी सुविधा है। अगर कस्टमर के लिए गलत कब होता है पता है, वो अगर टाइम से पे नहीं करता ईएमआई, तब जाके उनके लिए गलत होता है। नहीं तो बहुत इजी काम है और बहुत शानदार तरीके से वो प्रोडक्ट भी ले जाता है, यूज भी करे, और उसमें चार्ज भी ज़्यादा नहीं है और आराम से पे प्रोडक्ट भी बन जाता है उसके पास। दिन नेक के बराबर निकलता रहता है टुकड़ों में पैसा। मगर कस्टमर के क्या है, उसको ईएमआई नहीं देता ना, तब जाके उसको फिर वो अखरती है सारी चीज़ें। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी। सबसे पहले अपना ये लोकेशन बता दें, अपन कहाँ पर हैं। ये अपना है आगरा रोड पे, वोल्टास ब्रांड शॉप ही है। मैं वोल्टास ब्रांड शॉप से थ्रू यहाँ पे बैठा हूँ, टाइप है मतलब। तो ये आगरा रोड पे है। आगरा रोड पे स्पेशली किस जगह? कांजी नगर, प्रेम नगर पुलिया के पास में। ठीक है। तो कोई भी लोग एसी परचेस करना चाहते हैं, कूलर परचेस करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहते हैं, फ्रीज परचेस करना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट ये फ्रीज है, और कुछ आइटम है। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है, एयर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, वाटर कूलर है, सभी है। वोल्टास के सारे प्रोडक्ट हैं। इनके बाद मोस्टली वोल्टास के प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग इस एरिया में और कुछ अच्छा सा देखना चाह रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, और आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, अगर पैसा है तो पैसा नगद लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप नगद ले जाओ। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह पूछते हैं, कोई डिस्काउंट है क्या?
बिल्कुल है, डिस्काउंट तो चलता ही रहता है। और अभी जैसे कंपनी काफ़ी अच्छी स्कीम लेके आई है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर 17.5% कैशबैक है एसी के ऊपर। अच्छा, हाँ, इंस्टेंट कैशबैक है 10,000 रुपये तक। हमारे साइड बाई साइड जो फ्रीज है क्रेडिट कार्ड कौन से वाले पे दे रहे हैं आप? लगभग सारे ही आ रहे हैं। सारे क्रेडिट कार्ड पे 10% इंस्टेंट दे रहे हैं। आईसीआईसी में नहीं है अभी, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, एचएसबीसी है, कोटक है, एक्सिस है, डीबीएस है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, लगभग सारे ही बैंक है। देखिए, क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है, तो या तो आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो भैया जल्दी से अप्लाई कर लें और 10% डिस्काउंट पाएं। नहीं, 17.5% है सर। 17.5% है भाई, मैं गलत बोल गया, मैं 10% बोल गया, ये 16.5-17% दे रहे हैं। हालांकि तो मार्केट में 15% ही है, ब्रांड शॉप का 2.5% एक्स्ट्रा है। वोल्टास ब्रांड शॉप से अगर आप परचेज करते हो तो 2.5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये देख लीजिएगा क्रेडिट कार्ड। ये जो डिस्काउंट है ये केवल एसी पे नहीं है, हमारे टॉप लोड वॉशिंग मशीन पे भी है, वॉश फ्री यानी डबल डोर के फ्रिज पे भी है, साइड बाई साइड पे 10,000 रुपये तक का कैशबैक है, माइक्रोवेव पे भी है, सिंगल डोर के फ्रिज पे भी है, नो कॉस्ट ईएमआई भी हो जाती है, नो कॉस्ट ईएमआई इस पे, यानी कि आपको कैशबैक भी मिलेगा और नो कॉस्ट ईएमआई भी हो जाएगी, ये फैसिलिटी है। ठीक है सर का मैंने ये सर यहाँ पर वोल्टास से हैं जैसे मैंने बताया था, और सर ये आपको बता रहे हैं बेनिफिट क्या क्या है। मैं थोड़ा सर के भी बारे में भी जान लेता हूँ कि सर का कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले आपने कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपने खुद नहीं यूज़ किए जैसे भैया ने यूज़ किए? बिल्कुल किए है मैंने। क्रेडिट कार्ड है आपका? क्रेडिट कार्ड से लिया था मैं। लिया था? हाँ, अब नहीं है मतलब? नहीं है, कार्ड तो है लेकिन मैं उसको ज़्यादा यूज नहीं करता, ऐसी परचेज किया है मैंने। कार्ड के थ्रू? हाँ, कार्ड के थ्रू ऐसी परचेज किया था और मेरे को मिले हैं 5,000 रुपये का कैशबैक मिला, 5,000 रुपये कम, और आराम से इजी ईएमआई हो गई, आराम से मैंने चुका दी। कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास? मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट का था मतलब था मैं अभी आईडीएफसी उस समय मैं, आप ट्रांजैक्शन के लिए पूछ रहे हो तो ट्रांजैक्शन में था, अभी है मौजूद, लेकिन अभी उससे ट्रांजैक्शन नहीं किया मैंने। काफी टाइम से? कितना टाइम से नहीं किया? हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने? हाँ। वो तो एक ही कार्ड है आपका है? उसमें जैसे मैं पेट्रोल डलाता हूँ ना, उसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, मेरे को रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। ये एचपी वाला तो नहीं है? एचपी वाला ही तो है। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। एचपी का पावर प्लस होगा शायद, पावर प्लस है ना? तो अपन को तो सारे ये कार्ड है। तो इंडिया इसमें मैं आपको बताऊं कि साल की जो एनुअल फीस लगती है ना, मेरे ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उसमें एनुअल फीस भी नहीं लगती है। अब आप बता सकते हैं एनुअल फीस क्या? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। 700 रुपये के लगभग है। 500 प्लस जीएसटी 589 रुपये। हाँ, तो 700 रुपये के लगभग हो गया ना, 500 प्लस जीएसटी। और वेव ऑफ कराने के लिए आपको 1 लाख रुपए यूज करना पड़ेगा साल भर में। मैं, हाँ नहीं, 50,000 के लिए बोला है कंपनी ने, तो मैं 50,000 से अगर आप करते हो तो आपका नहीं लगेगा, लेकिन मेरा तो वो नहीं, वो 50,000 नहीं है, 1 लाख है, मुझे पता है, 1 से 1.5 लाख। हाँ, तो मेरा तो ज्यादा हो तो सेल्समैन ने कहा था कि आपको फोन पे। हाँ। ये सेल्समैन यार बड़ा लफड़ा करते हैं यार, ये साला अभी सॉरी ये क्या कॉल पे बात करते हैं, इनको सिर्फ बेचना होता है और कुछ भी उल्टा सीधा बता देते हैं। देखिए इसके 2 कार्ड आते हैं, एक पावर, एक तो HPCL पावर और एक पावर प्लस, 2 आता है। एक का लगता है आपका चार्ज 199 प्लस जीएसटी, यानी ये 225 के करीब हो गया। उसमें सिर्फ 50,000 रुपये यूज करने पड़ेंगे साल के, और उसमें आपको 4.25 रुपये का बेनिफिट मिलेगा HP के पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलाने पर। एक दूसरा जो सर के पास है वो प्लस है, वो उसमें 500 प्लस जीएसटी लगता है, और उसको वे ऑफ कराने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए साल का यूज करना पड़ेगा। 1 से 1.5 लाख रुपए इतना यूज करना पड़ेगा। आई थिंक 99% शोरूम है कि 1.5 लाख रुपए उसके अंदर क्रेडिट कार्ड के अंदर यूज करना पड़ेगा कार्ड को फ्री कराने में। उसमें फ्यूल डलाओगे 6.25% अप्रोक्स 6.5% का आपको बेनिफिट मिलता है। मैंने सही बोला ना सर? बिल्कुल सही कर रहे हो आप। तो ये एक्चुअल है, देखो ये क्या है ना, एक तो ये जो सेल्समैन है ना, जो लोग धोखा दे के, मेरा तो जो मैंने ये चैनल जो बनाया ना, उसका मेन मोटिव ही यही है कि लोगों को गलत चीजें ना दी जाए। और प्लीज यार, मैं ना वो जो सेल्समैन भी देखते हैं ना, उनसे प्लीज कहता हूँ अपना टारगेट बनाने के लिए किसी को मुर्गा ना बनाए, किसी को, ठीक है ना? तो जो बेचे यार ईमानदारी से बेचे, और क्या कहते हैं, ईमानदारी का तो 1 रुपया भी बहुत अच्छा होता है, और बेईमानी का तो लाख भी खाक हो जाता है। तो ये हमेशा मैं कहता हूँ, तो ये चीज थी देखो। तो ठीक है, आगे बताइए। तो उसमें बेनिफिट तो है ही। अब जैसे मान लो कि आप एसी लेने के लिए आओगे और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अब आपकी सैलरी मान लो कि 25,000 रुपये है, तो आप एक साथ तो पे कर नहीं पाओगे, क्योंकि 40,000 का अगर आप एसी लोगे, 45,000 का एसी लोगे, तो आप एक साथ तो 45,000 पे नहीं कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड स्वेप करा दिया पूरा, तो आपको तो उसमें नो कॉस्ट ईएमआई हो जाती है। इसमें 3 ईएमआई और 6 ईएमआई पे तो नो कॉस्ट होता है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है।
बाकी फिर 9 भी हो जाती है, 12 भी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगती है। इंटरेस्ट रेट लगती है। तो अब हाल फिलहाल आपके पास एक ही कार्ड है, उसको भी 3 महीने हो गए यूज करे हुए ना। हाँ हाँ, तो वही देखो, पेट्रोल तो डलाते ही लेता हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा बेहतरीन मेन बेनिफिट तो उसका पेट्रोल का, मतलब स्मार्ट है सर जो है, स्मार्ट है, मतलब इनको पता है ये कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, तो इनका डिसीजन अच्छा है और ओवरऑल कार्ड भी अच्छा है। कार्ड से जब भी आज तक कार्ड से मैंने, जैसे मान लो कि पेट्रोल में डलाता हूँ ना, मेरा 3,000 का 4,000 का पेट्रोल डल एक साल यानी महीने में लग जाता है। पेट्रोल के साथ साथ जैसे मान लो कि और परचेजिंग करके 1.5 लाख से अबव मेरा हो जाता है साल का। तो उसमें मेरे को रिडीम, अब जैसे रिडीम पॉइंट में मिल जाते हैं तो मैं रिडीम करवा लेता हूँ ना। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, अब कोई भी चीज़ परचेज कर लेता हूँ तो उसका मेरे को बेनिफिट मिला है और ऐसा कुछ नहीं लगा है। तो वो चीज़ है, अच्छा कार्ड है IDFC का। तो लोन लिया, वो लोन लिया है कभी? हाँ वैसे तो पर्सनल लिया, बिजनेस तो खैर लिया नहीं होगा, पर्सनल लोन लिया है? नहीं, पर्सनल लोन लिया था ना। कौन से बैंक से लिया? ICICI से लिया था। 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मेरी। हाँ, आज के 5 साल पहले लिया था। कितने लाख का लिया? मैं तो ज्यादा की जरूरत नहीं थी, मेरे को वो 2.5 लाख दे रहे थे, लेकिन मैंने 1,54,000 रुपये लिए थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा था लोन का? ये शानदार, मेरे को पता ही नहीं चला, आराम से। क्योंकि हमेशा लोन लेने से पहले ये हाँ। देखो, लोन लेने से पहले आप बोलो, मैं थोड़ा कैमरे की तरफ देखता हूँ ना, बोलिए। क्या है सर, लोन लेने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारा बजट क्या है। अब जैसे मान लो कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है, उससे ज्यादा की अगर मैं EMI बनवाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। आराम से अच्छी अपनी सुविधा के अनुसार भाई, हाँ ये EMI में अफोर्ड कर सकता हूँ, भाई ये दे सकता हूँ मैं आसानी से। उतनी EMI जैसे उन्होंने कहा था कि 12 महीने की बनवाऊँ या 2 साल की बनाऊँ या 3 साल की। तो मैंने कहा भाई 3 साल की में कितनी किस्त आ रही, तो उन्होंने कहा 5400। तो मैं समझ गया कि भाई हाँ, अपनी सैलरी मुझे आराम से 5400 रुपये आराम से निकाल सकते हैं। भाई बचत भी करनी होती है, क्योंकि आपको पता है वो EMI थोड़ी देनी है आगे। जैसे मान लो कि परिवार भी चलाना है तो बचत भी करना है, सारी चीज़ भी देखना है, केवल EMI में ज़िंदगी थोड़ी गुजारनी है। तो उसके लिए मैंने वो बजट बना के वो 3 साल की करवाए, तो 5416 रुपये आते थे। और लास्ट में बैंक जब लास्ट EMI आई ना, तो लास्ट EMI में मेरे को करीबन 800 रुपये का बेनिफिट दिया बैंक ने। 5416 नहीं लेके और 800 रुपये कम, यानी 4600 कुछ रुपये की EMI। फिर मैंने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया कि मेरी 5416 की EMI नहीं कटी, कि आपका तो आपकी EMI तो कंप्लीट हो चुकी, आपकी EMI तो कंप्लीट हो चुकी है, आपने, आपका अच्छा सिविल है, आपने बहुत अच्छा काम, वो है, बहुत अच्छे कस्टमर हो बैंक के। मैंने कहा भाई 4600 कैसे आए हैं, मेरे तो 5416 आ रही थी। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका आपने टाइमली अगर पेमेंट किया है तो आपका जो बचता है ना, तो बैंक इसमें आपका करता है। ये तो चीज़ है। ओवरऑल इनका ये एक्सपीरियंस था लोन में। बट लोन लेने से पहले कुछ चीज़ ध्यान रख लीजिए, जितना मैं अवेयरनेस समझाता हूँ। लोन कभी भी लेना तो लोन का एक मोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ शायद आप लोग भी समझ लें। पहले तो लोन से थोड़ा दूर रहना सही दूर ही रहना है ना। और लोन लेने से पहले ये होता है कि कैसे ले लोन, लोन कब लें, क्यों लें। लेना लेते तो सब ये क्यों लें, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लोन लेते हैं ना। देखिए, आप किसी काम में स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, और आपको ये पता है कि यार मुझे अगर 5 लाख मिल गया तो मैं इसमें से 50,000 बना लूंगा। मैं स्किल्ड हूँ इतना कि मुझे 5 लाख मिला तो मैं 50,000 बना लूंगा, यार बहुत ज़्यादा स्किल्ड हूँ। बट पहले लो अपने मम्मी पापा से, मतलब अपने पेरेंट्स से मांगिए, पेरेंट्स से नहीं तो बहन भाई से, सिस्टर वगैरह से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, सबसे मांग लीजिए। अगर कहीं से फिर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आप मूव करें लोन की तरफ। और लोन किस लिए? अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और इमरजेंसी को शूट आउट करने की लोन ले। फालतू के खर्चे ले करने के लिए लोन ना लें कि वो आपकी 15,000 की सैलरी है, 20,000 की सैलरी है, और आप जो 1-1 लाख का EMI पे मोबाइल खरीदे, वो चीज़ ना करें। उसके लिए आप लोन से बिल्कुल दूर रहें। तो ये एक लोन का वो रहता है। बाकी तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के, अपने को ग्रो करने के लिए लोन लेना चाहिए। तो ये चीज़ थी, ये मैं बताना चाहता हूँ। लोन ले तो ये सोच के लो। तो इंश्योरेंस कुछ ले रखा है आपने, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस? हाँ, SBI लाइफ का मैं फैमिली, पूरी फैमिली का करवा रखा है तो इंश्योरेंस। ये तो कंपनी की तरफ से मिला होगा ना? कंपनी की तरफ से अलग भी है मेरे। आपने खुद ने करा रखा है? प्लस कौन से? SBI से करवाया है मैंने। कितना जाता है एनुअली आपका? 26,000 कुछ रुपए गए हैं। 10 लाख का है कवर। कवर उसमें 10 मेरे दोनों बच्चे और मिसेज, 4 कवर है। कितना साल हो गया इसको? पिछले साल करवाया था। इससे पहले हमारे ESI का वो फायदा मिल रहा था, लेकिन अब आपको पता है सैलरी बढ़ने के साथ साथ ESI का फायदा नहीं मिल पाया। इसलिए हालांकि मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये इसकी जरूरत नहीं पड़े।
हाँ, ये बात तो सही है कि ऊपर वाले से हम हमेशा मांगे, बट ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है ना? और हम सोच सकते हैं क्योंकि उसी ने हमको बनाया, भेजा है। तो देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ ये भी बैठे हैं, मैं आपको ना बहुत बड़ी बात बताता हूँ क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। अगर आप ज़िंदगी में ये चाहते हैं ना पैसा बनाना, पैसा बनाना, पैसा बनाना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें ना, पैसा ऐसे नहीं बनता कि एक ही चीज़ को लेके फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक सोसाइटी में रहता है तो बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, और जो सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा। जो जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ये सब लोग हर चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे ये अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा अगर बीमारी भी आपके घर में आएगी ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू ना जाके, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी होती नहीं कि आपको धक्के खाने का है, आप मतलब सॉरी धक्का नहीं बोलूंगा मैं किसी को, आप लाइन में लग सकते हो और लाइन में लग के आप अपना काम करा सकते हो। तो गवर्नमेंट भी सही है, क्योंकि 25 आपको 5-1 लाख का हमारे यहाँ चिरंजीवी चलता है, वो आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, बट इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती। और अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, लग्जरी फैसिलिटी चाहिए, और टैक्स में बेनिफिट चाहते हैं, एटीडी के अकॉर्डिंग टैक्स में बेनिफिट चाहते हैं, तो आप फिर है ना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो वो मैं क्या कह रहा था, ठीक है, छोटी सी इमरजेंसी आई तो सपोज सर्जरी भी आई तो 2-3 लाख रुपए आपके लग जाते हैं, आराम से लग जाते हैं। बड़ी बीमारी आ गई तो कम से कम 20-1 लाख रुपए का आपका चला जाएगा। और अगर कैंसर जैसी हो गई तो लंका लग गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हुई। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, उससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। और क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो परेशान होते हैं। अब मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, आपके पैसे को ग्रो करने के लिए हर चीज़ मायने रखती है यार। आप ये सोचो, आप बहुत बड़े पैसे हैं आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपके अकाउंट में लाखों रुपये पड़ा है, और अगर ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, कहाँ से जाएगा वो पैसा? आपके बचत से जाएगा ना। तो यार स्मार्ट डिसीजन क्यों नहीं लेते? हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लो ना। एक इसके अंदर आता है टर्म इंश्योरेंस, जो क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा होता है। ये क्या होता है, मैं अभी आपको मैं बात कर रहा हूँ, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कवर जो करता है वो जैसे किसी की भी, मैं हूँ या ये हैं, अगर ये चले जाएंगे तो इनकी फैमिली को कौन क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि छोटे से अमाउंट में आप अपनी फैमिली को बड़ा प्रोटेक्ट दे सकते हैं। भाई 50 लाख 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस रहता है, तो उससे क्या होता है, देखो आप हो जाता तो दुनिया पूछती है आपके बच्चों या सबको, और जब आप ना होते हैं ना तो पड़ोसी पैर दूर हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी रियल है। तो ये चीज़ें भी लेकर चलनी चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ मनी, इसे वैल्यू फॉर मनी। ये चीज़ें होती हैं, आपको वैल्यू देती हैं हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ है, तो हर चीज़ का में आप इन्वेस्ट करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, और यही मेरा एक वो है। तो इसलिए तो आपको पास टर्म इंश्योरेंस थोड़ी है, ब्लू शिप का वो उसका करवाया है मेडिकेयर। टर्म इंश्योरेंस ले लिया आपने? 1 लाख रुपए सालाना जाता है। अच्छा, आपका? हाँ, 1 लाख रुपए सालाना जाता है, 10 लाख का बीमा है। हम्म, ये उसमें क्या है, बचत भी हो जाएगी हम्म। और वो बीमा चल ही रहा है। ये लाइफ इंश्योरेंस ले लिया इन्होंने। लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस से क्या है कि जैसे मैं बताऊं आपको, पहले मैं ICICI 5,000 रुपये पर मंथ चल रहा था, ट्रेडिशनल लाइफ 5,000 चल रहा था। अब मेरे को एकाएक जरूरत पड़ी तो 5,000 रुपये की क्या है, मैं 5 साल जमा करवाया, 6 साल के लगभग अचानक ही मेरे जच गया एक मकान। मैंने मकान लिया, अभी जच गया। होम लोन पे लिया? हाँ, नहीं वो होम लोन लिया ना। अच्छा। तो अचानक मन में था, मैंने किसी से पूछा नहीं, तुरंत वहाँ गया। जाने के बाद मैं तुरंत वहाँ गया, और जाते ही मेरे को 6 लाख कुछ रुपए मिल गए। यानी करीबन 3 लाख रुपए जमा हुए थे मेरे, और मेरे को 6 लाख और कुछ रुपए मिल गए। मैं तुरंत वो निकाला और उनको दिया, और आराम से EMI हो गई, मकान मेरा खुद का घर का हो गया। कंग्रेचुलेशन सर को। सबसे पहले तो इनके घर का मकान हो गया, और इन्होंने होम लोन लिया है। और होम लोन के लिए भी मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। देखो दोस्त, होम लोन में क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि यार देखो, होम लोन की सच्चाई है कि अगर आप 10 लाख लोगे तो 20 लाख तो आपको चुकाने पड़ेंगे। करेक्ट? क्लियर है, क्लियर है। 10-20 लाख 10 लाख लोगे, 10 लाख चुकाने पड़ेंगे, ये क्लियर बोला था। इतने नहीं चुकाने पड़ेंगे अगर आप उसमें भी जैसे मैंने करवाया है, मेरे 10 की रेट में हुआ है, क्योंकि मेरी सोसाइटी का पट्टा है। अब उसमें मैंने पहले ही फिक्स करवा दिया कि मेरे ये फिक्स होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, जो होम लोन देती है, कई कंपनियां हैं, वो 10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी आपको, लेकिन 3 महीने बाद पता लगेगा तो 11 का हो जाएगा, 6 महीने बाद पता लगेगा तो 11, 11.5 बढ़ता हुआ रहता है इनका ग्राफ। लेकिन मैं उनको पहले कहा भाई ये मेरा फिक्स होना चाहिए। अब जैसे रेपो रेट डाउन हो रही है तो मेरा घटानी, मैं गया भी था, मैं क्योंकि एक्टिव आदमी हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया, तो पहुँचा तो उन्होंने कहा
कि भाई आपका तो फिक्स में है, आरबीआई का नियम है, एक बार फिक्स होने के बाद में 3 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं कहने वाला था, आपने कह दिया। फिर मैंने उनसे अलग से जानकारी ली कि चलो आरबीआई का नियम है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं इस मेरे जो अकाउंट है उसमें मैं अलग से पैसा डालना शुरू करूं, अगर मैं दूसरी कंपनी में जाऊं, मेरे को 9 में मिल जाएगा लोन, तो मैं दूसरी में जाऊं तो उन्होंने कहा भाई 1 साल पहले अगर आप फोरक्लोज कराओगे तो 5% लगेगा। फिर मैंने सोचा 5% 17 यानी कि 86,000 रुपये लग जाएंगे, फिर 3% उधर दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, आप ये काम करो कि ये जो पैसा मैं डालूंगा तो उसका, तो उन्होंने कहा 2%। फिर मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने फिर बाद में मेरे को कहा कि अगर आप एक पैसा डालोगे तो इसका आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट में जमा होगा। तो आपने अभी जो मैंने भी बताया था, अभी डबल जमा करवाना पड़ता है। डबल जमा जब करवाना पड़ता है जब पूरे 20 साल अपन इंतजार करेंगे। इंतजार नहीं करना है। आपके पास मान लो कि 10,000 आ रहे हैं तो आप उसमें 1 साल में 4 बार जमा करवा सकते हो। 10,000 आप डालो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा तो आपका ब्याज कम होता जाएगा। यानी प्रिंसिपल आपका जो होगा वो जो जितना घटेगा उतना ब्याज कम लगेगा। आप डबल की बात कर रहे हो, आप डबल से भी कम पैसे में आप फ्री हो सकते हैं। अगर आप एक्टिव है और आप समय समय पे उस प्रिंसिपल को घटाते जाओगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ये तो सर ने स्मार्ट डिसीजन लिया और स्मार्ट डिसीजन आपको बताया है। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, 10 लाख का लेते हैं तो 10 लाख ही चुकाते हैं। मोस्टली मैंने ये देखा है ना। तो आप सही कह रहे हो। ये चीज मैं बताऊं आपको, जैसे 10 लाख लिया है लेकिन 10 लाख तो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पहली EMI जाएगी उसमें ब्याज लग के आता है। उसमें 2,000, जैसे मान लो कि 10,000 12,000 की किस्त आ रही है ना, तो उसमें 2,000 रुपये जमा हो रहे हैं अपने। 10 पूरे प्रिंसिपल अमाउंट में पूरे 12,000 जमा नहीं हो रहे हैं। पहली ईयर में पहला महीना है, दूसरा महीना है, उसमें केवल ब्याज ही जाता है। लेकिन आप जैसे मान लो कि फाइनेंस कंपनियां कह रही है साल में 4 बार आप जमा करवा सकते हो, तो 4 बार में आपका कम से कम प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा भी नहीं तो आपकी बचत के अनुसार, जैसे मान लो कि उसमें 10,000 ही डालो, 5,000 ही डालो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना प्रिंसिपल कम करना चाहिए आपको। देखो, इसका अगर सॉल्यूशन मैं बताऊं, देखो मैं इसके 2-3 चीज़ों पे पहुंचता हूँ। होम लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग ये क्यों करते हैं कि यार हम 10 लाख लेके और 10 लाख चुकाएंगे, 20 लाख चुकाए, मतलब 20 लाख हो गया, मतलब 10 लाख उनको मिल गया और 10 लाख उन्होंने चुका दिया। आप इधर मुंह क्यों नहीं करते इन्वेस्टमेंट की तरफ यार? जहाँ आप 10 लाख दोगे 20 लाख आपको मिलेगा, उल्टे ज़्यादा हो सकता है 25 लाख मिल जाए आपको। ये एक राइट डिसीजन होता है। मैं बताऊं सर, इसमें क्या है, मैं एक चीज बताऊं आपको। हमेशा हमारे राजस्थानी भाषा में या मारवाड़ी में एक शब्द है, न करे तो कर देख लो और करे जाकर कर देख लो। मेरे हिंदी में समझा इसको, हिंदी में समझा। अगर कोई काम नहीं किया है ना तो करके देख लो, और जो जिसने कर लिया उसका व्यवहार, उसका कर देख लो, यानी कि उसके कार्य को देख लो, उसको समझो, या उससे एक्सपीरियंस ले लो, उससे अनुभव लो। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज है मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लो मेरी EMI मान लो कि 15,000 की आ रही है, होम लोन की मान लो कि 15,000 की आ रही है। अब इस 15,000 में अगर आप 1,500 रुपये 10% आप SIP करवा दो, इन्वेस्टमेंट में डाल दो और 20 साल में वो डाल दो। 20 साल के लिए 1,500 रुपये आप अलग से निकालो। आप 1,500 रुपये यानी 10% भी आप उसका EMI का 10% पैसा भी अगर आप SIP में डाल दोगे तो आने वाला जो टाइम होगा 20 साल में आपका लोन, आप लोन की तरफ ध्यान मत दो, आप उधर भी ध्यान दो, वो 20 साल जमा करवा दो, आपका जो पूरा पैसा है ना जो आपने जमा करवाया वो का वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सर ने बहुत बड़ी बात की है। SIP म्यूचुअल फंड, SIP में कितना मानते हैं आप साल का? कम से कम 15% तो मिल ही जाएगा आपको। चलो ठीक है, कम से कम यार 10% मान लो SIP में। सर मैं ऐसे बताऊं, अगर मान लो कि अपन 10% दे रहे हैं और 10% भी अपने को मिल रहा है ना, तो अपना कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, बाकी अपने को मिलना ही है। इसमें चक्रवर्ती ब्याज से भी ज्यादा पैसा मिलता है। इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ मिलता है। मैं बताऊं, SIP, FD और म्यूचुअल फंड में आप करेंगे, FD में नहीं मिलता, FD में 7% मिलता है। FD में इतना नहीं मिलता। 7 हाँ, तो वो खींच काट के 7 से ऊपर ही हो जाएगा। FD में क्या है भाई, 10 साल तक रखो और 5 साल तक रखो अपना वही पैसा। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, SIP में डालते हो, तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। देखो क्या फर्क है, आप अगर बता दे, खुद क्लियर कर दे, FD म्यूचुअल फंड SIP में। मैं अगर आप बता देता हूँ, FD में रिस्क नहीं होता आपका यार। देखो FD में आपका पैसा सुरक्षित है क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट में था। देखो आप जितना हाईवी रिवॉर्ड पाओगे उतना ही रिस्क पाओगे। आप SIP में जाओगे, हाई रिटर्न हो सकता है आपको 15% से भी ज्यादा मिल जाए, तो मगर हो सकता है वो बहुत ज्यादा गिर भी जाए। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आज ही मैं बुक पढ़ रहा था,
कि आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे ना, कभी भी नुकसान में नहीं दोगे। आपने आपका गोल जब रहेगा ना 20 साल का, 10 से 20 साल का, तो आप एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। और आपका सिर्फ फोकस रहेगा 5 साल का, तो यार 5 साल में तो काफी उतार चढ़ाव हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हो तो इसमें सबसे पहली चीज है धैर्य। धैर्य। अगर आप में धैर्य है तो आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आपको तुरंत ही घी चाहिए, तुरंत ही दूध चाहिए, तुरंत ही सब कुछ दही चाहिए, तो हमारे गांव की एक कहावत है, हथेली में सरसों नहीं उगती है। यानी हाथों में कभी भी सरसों नहीं उगा पाएंगे, वो तो खेतों में उगेगी, उसके समय के अनुसार ही उगेगी। तो आपको मैं बताऊं, इसमें मैं बहुत अच्छा अनुभव भी है कि अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर आप पैसे लगाना चाह रहे हो ना, तो एफडी करवा लो, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में मत जाओ। बहुत बड़ी बात की है सर ने, बहुत बहुत बड़ी बात की। और एफडी में क्या है, रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में, लेकिन आजकल सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो रिस्क लेगा वो आगे बढ़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दूं भाई, जैसे क्रिकेट में प्लेयर है, गेंद आएगी, वो टुक तो वो कोई कर लेगा, लेकिन अगर उसको 6 रन चाहिए तो उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा, बल्ले को उठाना ही पड़ेगा। करेक्ट बात। हर गेंद बाउंड्री पार नहीं जाएगी, पार नहीं जाएगी, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो 6 मिलेंगे, नहीं आउट तो हो ही गई। बिल्कुल सही बोला सर ने। और मैं आपको ना इस चीज से एक चीज बताता हूँ, जितने भी मिलेनियर आप वर्ल्ड में देखते हैं ना, चाहे वो हमारे देश में बात करो, अंबानी, अडानी, एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, जितने भी लोग हैं, या स्टीव जॉब्स, या वॉरेन बफेट, कोई भी हो यार, सबने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है दोस्त। और क्या कहते हैं, जब तक एलन मस्क का तो एक बयान भी था कि उनसे किसी ने, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, शायद आप लोग जानते होंगे, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उनसे ये पूछा, यार आपकी सक्सेस का राज बता दो, आप इतना कामयाब क्यों हो? तो उन्होंने पता क्या बोली थी? उन्होंने 2 चीज बोली थी, वो मेरे को आज तक याद है। एक तो रिस्क लेना, किसी भी चीज से रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो आपको कुछ पता नहीं चला। और दूसरा, क्विक डिसीजन लेना, आप सोचना नहीं यार ये चीज होगी तो मैं बाद में करूंगा, अरे लो यार कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, रिस्क मतलब आपको लेना पड़ेगा, और डिसीजन भी तुरंत लेना पड़ेगा। और ये जो है, आपको अगर वेल्थ बनानी है तो ये चीज सर की बात भी हकीकत है, और यही एक सत्य है। चाहे कितनी बुक पढ़ लेना, आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये पेड़ होते हैं जो आपको आज उगाने हैं, और आपको 10-20 साल फल मिलेगा। तो आपको क्या कहते हैं, पेशेंट रखना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंस की तरफ, इंश्योरेंस वगैरह लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जब अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस है वो लो। और अगर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेना पड़े तो लोन लो, अगर यार थोड़ा इनमें थोड़ा तो समझ के लेना। देखो ना, बिजनेस ग्रो करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए लो तो लो, नहीं तो मत लो, है ना। और क्रेडिट कार्ड का भी ऐसा ही वो है। तो सर का ये था, ओवरऑल सब कुछ था। इसके अलावा और एक्सपीरियंस आपका कुछ बोलना चाहते हैं? देखो सर, सबसे बड़ी आपने सारी बात क्लियर कर दी। हमेशा जो भी डिसीजन लो वो खुद का होना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, अपने भारत में राय मुक्त मिलती है। जो आदमी कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा, वो आपको डेमो दे जाएगा, आप मानोगे और हाँ यार वैसे ऐसे ही होता है। जबकि वास्तविकता और परे है, वास्तविकता से आप दूर रहोगे। आप दूसरों के सुन के अपने मन की करो, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। आज जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपको कहीं भी कोई चीज परचेज करनी है, आप दूसरे आदमी से पूछोगे, दूसरे से पूछ के संतोष मत हो। फिर अगर पूछ ही रहे हो तो 4 से और पूछो। फिर 4 में निचोड़ के आता है वो 5वां, और 5वां क्या होता है, परमेश्वर होता है। 5 में परमेश्वर होता है। तो खुद का डिसीजन, यानी खुद का डिसीजन सर्वोपरि होना चाहिए। और सर्वोपरि जब डिसीजन होगा तो उस काम में आपको कहीं भी असफलता नहीं मिलेगी। ये मेरा 100% दावा है। इनकी बात मैं कह दूं, जो सर ने बोला है, हमारे इंडिया के अंदर राय मुफ्त मिलती है। देखिए सर, अब मैं एक चीज बताता हूँ, राय कहाँ लो? आप राय ले रहे हो ना, सबसे पहले उसको देखो वो क्या बंदे हैं। राय हमेशा उन लोगों से लो जो लोग उस फील्ड के महान हैं, या उस फील्ड में उन्होंने ग्रोथ कर रखी है। ये तो देखो यार, जिससे तुम राय ले रहे हो वो कितने पानी में है, या उन्होंने कितना ग्रोथ की है। देखो, टीचर बिना तो गुरु नहीं बनते।
तो आप अगर स्कूल में गए हो तो टीचर से राय ली तभी आप कुछ बने हो। मेरा कहने का मतलब है उन लोगों से मतलब जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं यार, उनका खुद का फाइनेंस अच्छा नहीं है, वो खुद कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। आप उन सौ लोगों से लो जिसको आपने देखा यार ये तो एकदम से इतना बढ़ गया यार, एकदम से इसके पास तो गाड़ी आ गई, एकदम से इसके पास बंगला हो गया, एकदम से इसने ऐसा क्या कर लिया यार, ऐसा क्या कर लिया यार, ये इतना पैसा बना लिया। अब उसमें भी ये देखना कि यार गलत तरीके से कमा रहा है या अच्छे तरीके से कमा रहा है। तो राय लेनी है बट उन लोगों से लेनी है जो उस फील्ड के महान है, जो इस फील्ड के जीनियस है। सर सही बोला मैंने? बिल्कुल, आप सही पूरा व्याख्या कर दीजिए आपने तो यही होता है राय लो, क्योंकि राय नहीं लोगे तो गल जाओगे। क्योंकि राय अगर आप ऐसे उठपट, एक तो राय नहीं लोगे, जैसे अभी ये सोच ला रहा है मुझे क्या जरूरत है किसी की राय लेने की और मैं तो अपनी सुना, तो वहां भी वो नुकसान देगा। और अगर आपने राय ली और उन्हीं के लिए जो उस फील्ड में कुछ है ही नहीं, जिनके खुद के घर में एक टाइम मतलब खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुल मिला के बात ये कह रहा हूँ, और वो आपको राय दे रहे हैं, तो फिर आप भी इसे स्ट्रगल करोगे, है ना। तो अगर आपको अगर रिच बनना है तो फिर ऐसे लोगों से लो यार जो खुद ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा हो, कुछ बने हो, कुछ वो। तो ये होता था। तो दोस्तों ये था पूरा मेरा, और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, क्योंकि जो मैं अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोग जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें, मेरा मोटिव ये है कि सबसे पहले तो आप अवेयर हो जाओ कि कुछ भी चीज़ करने से पहले अपना आपको वेल्थी बनाओ दोस्तों। क्योंकि आने वाला दौर, आप लोग ग्रोथ करोगे तो हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा, हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने फाइनेंस को हर चीज़, जैसे मैं हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो मेरे पास जितने भी, जैसे मेरा नाम मैंने बताया था आसिफ खान है, और मेरे पास इंडिया के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लाइक से क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास इंडिया के सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है। और ऐसे लोन लो तो मोस्टली सारे बैंकों के लोन है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। इंश्योरेंस सारे इंडिया की टॉप 25+ कंपनियां, इंडिया की टॉप, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट सारे हैं, डीमेट अकाउंट सारे हैं, इन्वेस्ट प्लान सारे हैं, SIP, म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ है। तो मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, बट मैं फील्ड में जाके मैंने लोगों को देखा, समझा, एक प्रॉब्लम लोगों की समझी, तो फिर मैंने सोचा यार इन लोगों का अवेयर भी तो करना चाहिए यार, लोग बस कुछ चीज़ करें, कैसे करें, कैसे चीज़ समझे। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देता रहूँ। ये मेरा एक मोटिव है। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक सर के कहने से भी, सर मैं इनको अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँ? हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ, और आप पढ़िए, सोचिए, समझिएगा और फिर अप्लाई करिएगा। तो प्लीज़ फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं फिर आपको बताता हूँ, आपको इस तरफ जाना ही पड़ेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाना ही पड़ेगा, आपको टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाना ही पड़ेगा। आप समझदार है, समझ चुके होंगे हर चीज़ को। आपको SIP, इन्वेस्टमेंट्स, ये चीज़ करनी पड़ेगी। और क्रेडिट कार्ड और लोन के मामले में थोड़ा टिपिकल है, स्मार्टली मैंने बता दिया क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, जब फेस्टिवल सीजन हो तो यूज़ करना है, और लोन कब यूज़ करना है, जब आपको किसी मुसीबत से निकलना, बिजनेस को ग्रो करिए। तो ठीक है दोस्तों, और मैं अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ, और नेक्स्ट फिर वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, किसी और पर्सन से हम लोग बात करेंगे दोबारा से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।